ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, तो वैसे तो मुझे आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवाना था, लेकिन उससे पहले मैं वेक्टर्स करवाऊंगा, क्योंकि वेक्टर्स का रोल जो है 12th में बहुत ज़्यादा है। तो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको जो है आने चाहिए। विदाउट वेक्टर्स जो है आप 11th में कई चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स में तो वैसे ही ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं वेक्टर्स पहले करवाऊंगा। वेक्टर्स के ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, लेकिन मेनली न्यूमेरिकल जो है कैसे सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल में कैसे आप अप्लाई करोगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स, ये मेरा मेन टारगेट रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मतलब मेरा ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स में थोड़े ज़्यादा करवाऊंगा इसमें, ताकि जो है आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख जाओ। और एक बार कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख गए तो जो डेरिवेशंस होंगी 12th की डेरिवेशन, वो आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि 12th में डेरिवेशंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वेक्टर होता क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि इट इज अ क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसके पास, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इट हैज सम वैल्यू, है ना, कुछ वैल्यू होगी इसकी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं आपसे बोलूं अ पार्टिकल इज मूविंग with the speed of, with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनफ नहीं है, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी की वैल्यू है। इट हैज मतलब ये एक सेकेंड में 20 मीटर चल पा रही है। ये जो पार्टिकल है ये एक सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, बट आपने डायरेक्शन तो बता ही नहीं, तो डायरेक्शन भी एसोसिएट करनी पड़ेगी इसके साथ। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो अब मैंने इसमें जो है डायरेक्शन भी एसोसिएट कर दी है, तो अब आप बोल सकते हो कि ये एक वेलोसिटी है, ठीक है ना। अदरवाइज ये क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज सिंपली अ स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल जो है आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इतना, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है पहले ही, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर ये चैप्टर बहुत लंबा जाएगा। आपने जो पढ़ा है वो आप बताते जाना, कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर करवाता चलूंगा। ठीक है, सेकेंड, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। Yes, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन बताएगा ये? यस, बताएगा कोई कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक वेक्टर को किस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, जब आंसर दो तो अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना।
अनम्यूट कर सकते हो। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? नॉट विद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर है जो मैं भी बताऊंगा। मैं बोल रहा हूं कोई भी एक वेक्टर, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी वेक्टर है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। चलो पहले ये बताओ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पे एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये समझ लो ये वेक्टर है। इस वेक्टर का ये जो होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और इसे बोला जाता है टेल, ठीक है। तो कभी भी कोई भी वेक्टर जो है, जब भी मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो मैं हमेशा एक एरो बनाऊंगा, जिसका एरो, एरो का ये जो आगे वाला पार्ट है ये हेड कहलाएगा और पीछे वाला पार्ट टेल कहलाएगा। फिर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको, ठीक है आपने एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो हमेशा याद रखना कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा। मान लीजिए इसे मैंने बोला ए, तो ए वेक्टर होगा। वेक्टर का मतलब क्या है, इसके ऊपर एक एरो होगी इस तरीके से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ए वेक्टर हो गया, वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बी वेक्टर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ई वेक्टर हो गया, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसे, एरो से। और वैसे अगर मुझे लिखना होगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपली ए वेक्टर, बी वेक्टर, ई वेक्टर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, एग्जाम्पल एटसेट्रा, ठीक है। सेकेंड, सर अब ये बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड, आपने बोला ये वेक्टर है, तो वेक्टर जो है दो चीजों को, दो चीजें आनी चाहिए उसके साथ। एक तो होता है क्या बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड शो करना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे शो करोगे और डायरेक्शन कैसे शो करोगे। तो ध्यान देना, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जितनी भी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द एरो will give, हाँ, लेंथ ऑफ द एरो will give you, give the magnitude, magnitude of vector। अब ये बोलने के लिए हमेशा याद रखना, कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड दिया जाता है, या फाइंड आउट करने को बोला जाता है। तो ये बोलने की बात है, ठीक है ना, समझा रहा हूं। तो ये जो लेंथ है, इसकी जितनी भी लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये पूरी जो लेंथ है इसकी, ये मैग्नीट्यूड कहलाएगी, ठीक है ना, इट विल गिव यू मैग्नीट्यूड। एंड थर्ड, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये मैं कन्वेंशन बाय कन्वेंशन बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये हमें हमेशा हम इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि इसका एंगल देखेंगे, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गिव्स यू द डायरेक्शन। so direction is given by the angle
made by the arrow with the y-axis, sorry, with the x-axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही लेते हैं, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज में लेना है तो क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव हो जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता चलूंगा, अभी फिलहाल ये सोचो, ठीक है ना, इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ही बताऊंगा अभी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर थीटा मेजर कैसे करोगे, तो थीटा के लिए एक स्पेशल, थीटा निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग आउट, यहां पे लिख रहा हूं नोट में, ठीक है ना, नोट में लिख रहा हूं, फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शन, for finding out direction of the vector, डायरेक्शन का मतलब यहां पे क्या है, थीटा, ठीक है ना, we need a special vector, we need a special vector, उस स्पेशल वेक्टर का नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर। दिस वेक्टर, यहां पे लिख रहा हूं, दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, पहले तो यूनिट वेक्टर मैं बता देता हूं, ठीक है ना, फिर मैं आगे चलूंगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं यूनिट वेक्टर बता रहा हूं कि यूनिट वेक्टर है क्या। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना ही आना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर है, इट इज अ स्पेशल वेक्टर, हाँ, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मतलब हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होगा। 1 मतलब यूनिट, 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, अब ये हमेशा 1 मैग्नीट्यूड का है, तो इसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना। सो इट ओनली गिव्स यू द डायरेक्शन। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना होता है, डायरेक्शन मतलब थीटा निकालना, मतलब अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता है, आप झट से थीटा निकाल दोगे, कैसे निकालोगे वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको कि यूनिट वेक्टर का मतलब आप कैसे सोचोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कभी बिल्डिंग बनती हुई देखी होगी, तो बिल्डिंग जो है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर से आप किसी भी वेक्टर को बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे सोचो कि मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है, तो बिल्डिंग में क्या लगती है, ब्रिक्स लगती है। जैसे मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, बिल्डिंग की दीवार बनाना चाहता हूं, तो ये एक ब्रिक है, दिस इज अ ब्रिक, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि ये 1 है, यूनिट सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक बिल्डिंग बनाओ जिसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है, तो आप ऐसे ब्रिक्स लगाते जाओगे, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स required to make a building of 1 मीटर लेंथ। तो बहुत सिंपल है, अगर एक ब्रिक की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, आपको टोटल बिल्डिंग 1 मीटर लंबी चाहिए, तो आपको 100 ब्रिक्स लगेंगी। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। अब देखना, मैं यूनिट वेक्टर को पहले शो करता हूं, ठीक है। यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे,
और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, ये थीटा ही दे सकता है, ठीक है ना। देखना जरा, मैं देखना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक छोटा सा वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। देखना इस चीज को समझना, ठीक है। अच्छा पहले तो ये भी बता देता हूं कि हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेड एज समथिंग लाइक दैट, ए कैप, इसके ऊपर कैप लगी होती है, बी कैप, क्योंकि ये एक स्पेशल वेक्टर है, इसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, ठीक है ना। तो अब इमेजिन करो कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ए कैप, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसी डायरेक्शन में, जैसे यहां पे दिख रहा था ये जो ब्रिक है, ये 1 सेंटीमीटर लंबी है, और मैं इस डायरेक्शन में आपको बोल रहा हूं कि एक बिल्डिंग बना दो जो 1 मीटर लंबी है, तो आपने क्या किया, इन ब्रिक्स को कैसे लगा दिया, 100 ब्रिक्स लगा दी इस तरीके से। तो अब मैं यही बोल रहा हूं आपको, इसी तरीके से सोच रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसी डायरेक्शन में एक ऐसा एक वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर बनाना है जो इस वेक्टर का, ये जो छोटा सा यूनिट वेक्टर है, इसका 5 गुना हो। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से लगा दोगे ये लाइन में। दिख रहा है, तो ये भी यूनिट वेक्टर है, 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 और ये भी यूनिट वेक्टर है। तो जो पूरा वेक्टर है वो क्या है, ये। तो ये कितना होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये जो बड़े वाला वेक्टर है, अब ये बड़े वाला वेक्टर है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर नहीं है, जो बड़ा वाला वेक्टर है, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, नॉट अ यूनिट वेक्टर। व्हाई, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 गुना है, यूनिट वेक्टर का 5 गुना है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और ये कितना होगा, 5 गुना ऑफ यूनिट वेक्टर। मतलब आपने यूनिट वेक्टर को, ए यूनिट वेक्टर जो है उसको 5 बार ऐड कर दिया, तो 5a, ए कैप हो गया। तो आप दिख रहा है कि ये है, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, अलग से लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। ये क्या है, दिस इज द मेन वेक्टर, ये वेक्टर है मेन वेक्टर। 5 क्या है, 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ए कैप क्या है, इट इज दी, अब मैं देखो इसका कैसे लिख रहा हूं, इट इज अ यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर ए। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या है, ये जो छोटा सा यूनिट वेक्टर, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन का एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला वो किसी भी ए वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का वो ऐसा होता है, देखो, ए, ए कैप। कई बार ए को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। तो कोई भी जो वेक्टर होगा, वेक्टर जो होगा वो उसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो मैग्नीट्यूड होगा जो कि ये है, और ये होगा यूनिट वेक्टर। तो अगर आपको ध्यान दो, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाए, मैं यहां पे लिख रहा हूं नोट में, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज गिवन, ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है। तो आप वेक्टर कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड द वेक्टर। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगा देना,
दीज आर गिवन, ये दोनों गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कई बार क्या होता है ऐसे बोल देते हैं कि इफ वेक्टर इज गिवन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन, then how to find out? How to find out the unit vector in the direction of vector? मतलब वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? तो फिर क्या होगा, आप क्या करोगे, फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ए वेक्टर को, उस वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो बची हुई जो चीज आएगी वही होगा यूनिट वेक्टर। तो इससे समझ में आया होगा आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने के काम में आता है। डायरेक्शन मतलब उससे आप थीटा निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि सर मुझे सारे डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर बता दो। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप को यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन का पता है, किसी भी डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर पता है, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको पता है, ये पता है, तो इस डायरेक्शन में आप कोई भी वेक्टर बना सकते हो। जैसे अगर आपको ये वाला यूनिट वेक्टर पता है और आप इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना चाहते हो जिसका मैग्नीट्यूड इससे 5 गुना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एनी वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन देना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं, आपको दो चीजें तो पता ही हैं, दो वेक्टर यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही रहते हैं। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, ये छोटा सा जो वेक्टर है इसे बोलते हैं आई कैप, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है छोटा सा, उसे बोलते हैं जे कैप। आई थिंक ये सब पता होगा, ये आपको पता होगा। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction of x-axis and j cap is the unit vector। देखो कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछते रहना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना आता है। अभी तो मैंने न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा। तो इनको कई बार ना बेसिस वेक्टर भी बोल देते हैं। जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में इन्हें बेसिस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये माने जाते हैं, पहले से ही मान के रखते हैं कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान देना, कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, मेक अ वेक्टर along x axis and y axis whose magnitude is 10 न्यूटन। अब जैसे मैंने न्यूटन बोला तो आपको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए तो फोर्स वेक्टर होगा, ये तो फोर्स जैसी चीज लग रही है। तो बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब देखो कैसे बनाऊंगा। अगर मुझे एक 10 न्यूटन का वेक्टर बनाना है, 10 न्यूटन का वेक्टर बनाना है, कहां, एक्स एक्स की डायरेक्शन में, तो आप क्या करना है, ये देखो, ये जो आई कैप है इसको 10 बार ऐड कर दो ऐसे।
इस तरीके से ऐड करते चले जाओ। अब ऐसे ऐड करते चले जाऊंगा, तो ये आपका जो है ये वाला वेक्टर ये बन गया, ये बन गया वेक्टर। ये है मेन वेक्टर जो किससे मिलकर बना है, यूनिट वेक्टर को 10 बार ऐड करके बना है, ठीक है ना। तो जो ये वाला वेक्टर है इसको मैं F1 वेक्टर बोल रहा हूं, जो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन और एक्स एक्सिस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी पता है मुझे, तो ये हो जाएगा सीधा 10 आई कैप। आया समझ में? आया समझ में? ओके, वाई डायरेक्शन का कोई बताएगा यूनिट वेक्टर? अब हर बार मैं ऐसे ऐड करके नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद बताओ। ये जे कैप है तो इसको कितनी बार ऐड करूं, 10 जे कैप, बहुत बढ़िया। तो F2 वेक्टर जो हो जाएगा हो जाएगा 10 जे कैप। सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है ये, और कुछ नहीं है। लेकिन अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, आप बोलोगे कि सर आपने तो एक्स और वाई, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर और वाई डायरेक्शन का वेक्टर ही बताया, ये तो बहुत इजी होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में तो वेक्टर निकालना बहुत इजी होता है। ये बताओ किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन क्या क्या होगा, जैसे आप बोलोगे कि इस डायरेक्शन का बताओ, अगर इस डायरेक्शन में होता तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज लेके चल रहा हूँ एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, अब देखना जरा। मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ध्यान से समझना इस चीज को, किसी भी डायरेक्शन का है, तो यानी कि किसी भी डायरेक्शन मतलब किसी भी थीटा एंगल का है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं उसी तरीके से बता देता हूं जो तरीका मैं यूज करता हूं, ठीक है ना। कौन मुझे बता देगा, ध्यान से समझना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। लेट ए वेक्टर, ए वेक्टर बी एनी वेक्टर whose magnitude is a and theta is the angle made by the vector with the x axis। ध्यान से समझना कैसे मैं निकालूंगा, आप देखना जरा। मुझे बताएगा कोई, अगर ये वेक्टर है, ये इतना बड़ा वेक्टर है, तो ये क्या होता है, जरा बताना जरा, ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ये वेक्टर है, कौन मुझे बताएगा ये क्या होगा? हाँ, तो ये होगा a cos थीटा, और ये वेक्टर क्या होगा जरा बताना। a sin थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आपको जहां तक मेरा ख्याल है ये भी पता होगा कि हम वेक्टर को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इस वेक्टर को यहां पे लेके आ सकता हूं मैं। जब तक आप वेक्टर का लेंथ और ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे हो, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आपने एक भी चीज चेंज की, मान लो आपने वेक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या आपने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। कई बार क्या होता है, आप बोलोगे कि सर इस वेक्टर को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लेंथ तो सेम रही, लेंथ इज सेम, बट ओरिएंटेशन चेंज हो गई।
तो ऐसा काम नहीं कर सकते आप। वेक्टर को हमेशा ट्रांसलेट कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि लेंथ और ओरिएंटेशन में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर ये a sin थीटा है तो ये भी a sin थीटा है। अब थोड़ा ध्यान देना, इसको मान लेता हूं o, इसे मान रहा हूं a, इसे मान रहा हूं b। तो जरा मुझे कौन बता देगा कि ओ ए वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? a cos थीटा, ये भी देखो एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, ध्यान देना। दिस इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा, और ये किस डायरेक्शन में? x एक्सिस डायरेक्शन में। तो ये a cos थीटा आई कैप हो जाएगा। और ए बी वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? a sin थीटा, और ये किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा a sin थीटा j कैप। और एंड ओ बी क्या होगा? ओ बी इज द वेक्टर सम ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है, ठीक है ना, ये ट्राइंगुलर लॉ, सॉरी ये ट्राइंगुलर लॉ है, ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी बता दूंगा, ट्राइंगुलर लॉ पे ही चलूंगा, सब मेन तो ट्राइंगुलर लॉ ही है, बाकी ये सब तो बताने वाली बात है। ट्राइंगुलर लॉ आता है तो आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना, ये सिर्फ बताने के लिए है। तो इन दोनों वेक्टर का सम, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का सम जो है वो ये वेक्टर है। तो अगर मैं यहां पे डाल दूं, ये दोनों वैल्यू डाल दूं यहां पे, तो ये आ जाएगा a cos थीटा आई कैप a sin थीटा j कैप। और ए बी ओ बी है क्या? एक्चुअल में ओ बी ए वेक्टर है, ठीक है ना। इन दोनों में से a कॉमन ले लो, तो बचा क्या? cos थीटा आई कैप sin थीटा j कैप। अब थोड़ा सोचो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए वेक्टर के साथ दो चीजें अटैच्ड होती हैं, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा जरा बताएगा कोई? cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप, ये क्या है? यूनिट वेक्टर, नॉट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर प्लीज। हाँ यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है। यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन निकाली जाती है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए कैप, where a cap is cos theta I cap sin theta j cap. Now this is very important. Why very important? क्योंकि इससे आप किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, किसी भी डायरेक्शन का। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड to find out the unit vector in any direction। किसी भी डायरेक्शन का निकाल सकते हो, बस इसमें क्या डालना है आपको? थीटा डालना है। जैसे यहां तक मेरे ख्याल है, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि अगर इसमें थीटा जीरो डालूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एग्जांपल के तौर पे अगर इसमें थीटा जीरो डालूं, तो किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए मुझे? आई कैप मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि थीटा जो है जीरो, जीरो का मतलब क्या है? वो जो वेक्टर है, मेन वेक्टर है, ये जो वेक्टर होगा बड़े वाला वेक्टर, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? जीरो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में।
तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए। तो ये देखो मिल भी रहा है, देखो थीटा डालो इसमें, cos 0 आई कैप sin 0 j कैप। व्हाट इज cos 0? पढ़ा होगा कभी, 1। और sin 0 क्या होता है? 0। और 0 इंटू जे 0 हो गया, और 1 इंटू आई कैप हो गया। ये देखो आ गया। अब थोड़ा और सोचो, अगर मैं इसमें 90 डिग्री डाल दूं तो किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा? वाई डायरेक्शन का आना चाहिए, यानी कि जे कैप आ जाना चाहिए। तो डाल के देखो। अच्छा ये कैप है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर है। तो ये आएगा देखो कॉस, अच्छा यहाँ पे ए कैप आई कैप के इक्वल है, ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, आई कैप ही है वो। तो कॉस 90 आई कैप साइन 90 जे कैप। तो कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1। तो ये आ जाएगा 0 आई कैप 1 जे कैप, कम्स आउट टू बी जे कैप ओनली। ठीक है। अब और सोचो, तीसरा यहाँ पे ले रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थीटा 180 डिग्री डाल दूं, सोचो कहां का यूनिट वेक्टर आएगा? तो थीटा 180 होता है, देखो इस डायरेक्शन का, ये है थीटा 180। ठीक है, क्या आना चाहिए? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, माइनस एक्स एक्सिस का आना चाहिए। क्या आएगा देखो, cos 180 आई कैप साइन 180 जे कैप। cos 180 कितना होता है? -1। साइन 180 0 होता है। तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप -1 इंटू आई कैप, आई माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा 0 जे कैप, कम्स आउट टू बी माइनस आई कैप। तो ये माइनस आई कैप होता है इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो इससे एक चीज पता चलती है कि वेक्टर को अगर उल्टा कर दोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसे माइनस से इंटू कर देना है। या वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को आप 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो सिर्फ आप क्या करना, माइनस साइन लगा देना आगे। ठीक है, ये आगे पॉइंट लिखवाऊंगा, अभी तो यूनिट वेक्टर करवा रहा हूं इसलिए यूनिट वेक्टर देखो। अच्छा, अगर मैं थीटा की जगह 270 डिग्री डाल दूं तो 270 कौन सा होगा? देखो ये, तो किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा? माइनस वाई कैप का, है ना, माइनस वाई कैप का। तो cos 270 आई कैप साइन 270 जे कैप। cos 270 होता है 0 और साइन 270 होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस ए कैप। ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना कुछ पूछते नहीं है, इतना सब कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस आपको पता होना चाहिए माइनस। अब जरा मुझे ये बताना कि मैं आपको, अब ये मैं खुद ही, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप खुद ही बताओगे। फाइंड आउट दी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा 45 डिग्री, पहला ये आपको बताना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। पहला मैं बता देता हूं, बाकी तीन आप करके बताओगे। 45 डिग्री कहां पे होगा? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। 45 डिग्री कुछ यहां पे होगा, देखना जरा। तो इस डायरेक्शन का आपको छोटा सा यूनिट वेक्टर बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया, फॉर्मूले में डाल दो बस, और कुछ नहीं, फॉर्मूले में थीटा डाल दो। तो ये आएगा cos 45 आई कैप साइन 45 जी कैप। cos 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो आएगा आई प्लस जे बाय √2, एलसीएम लेके मैंने निकाल लिया।
30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री होगा कहाँ? 45 से थोड़ा सा नीचे है ना, 45 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। ये यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है, यूनिट वेक्टर 30 डिग्री। डालिए cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप। cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है हाफ। ये आ जाएगा आपको, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो 60 डिग्री थोड़ा सा आगे, 60 डिग्री यहाँ होगा। डालो cos 60 आई कैप sin 60 जे कैप। cos 60 होगा हाफ, sin 60 √3/2। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर 60 डायरेक्शन का। ठीक है, cos थीटा 120, तो थीटा 120 ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, थीटा 120 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये यहाँ कहीं होगा ये, ठीक है ना। तो थीटा की जगह 120 डाल दो, क्या आएगा cos 120 आई कैप प्लस sin 120 जे कैप। cos 120 कितना होता है -1/2, और sin 120 कितना होता है, तो sin 120 अलग से निकाल लेता हूं यहाँ पे। कितना होता है sin 120? √3/2, √3/2 ना, हाँ √3/2, ये हो गया। सो किसी भी डायरेक्शन का आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन का, बस इसमें थीटा डालते जाना है, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर का जो है खास रोल है। अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन का अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर बना भी सकते हो। जैसे अब एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, फिजिक्स में कैसे सोचोगे आप, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, इफ अ कार, ध्यान से समझना फिजिक्स में कैसे यूज किया जाएगा। इफ अ कार is moving with the speed of 30 kilometer per hour in the direction 30 degree with the east, find out the velocity vector। तो क्वेश्चन में दिया है अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, एक कार है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब 30 डिग्री बना रही है ईस्ट से, ईस्ट। तो आप सोचो ऐसे कि हाँ देखो, अभी देखो तरीके हैं वैसे, क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे सोचो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ, कार किस तरफ भाग रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 डिग्री बना रही है, किससे, ईस्ट से। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, बता दो जरा ये वेलोसिटी वेक्टर। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना है 30, और हाँ, और 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री का 30 डिग्री एंगल का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप।
हो गया मेरा काम। 30 कॉस 30 क्या होता है 1/2 √3/2 आई कैप, साइन 30 1/2 जे कैप। बस ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, अगर करना है मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 15 √3 आई कैप 15 जे कैप। बस हो गया काम। इतना सा काम करना है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे तो एक और तरीका आता है। ये तरीका भी देख लो। ये तरीका क्या है कि सर मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है, मैं तो ऐसे कर लूंगा कि 30 है, ये ये 30 इसका मैग्नीट्यूड है, और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो मैं तो कंपोनेंट से कर लूंगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा कॉस कंपोनेंट 30 कॉस 30 डिग्री, और ये क्या होगा 30 साइन 30 डिग्री। हो गया मेरा काम। अब पैरेललोग्राम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है वो होगा 30 कॉस 30 आई कैप, और ये वाला वेक्टर क्या होगा 30 साइन 30 जे कैप। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी कर सकते हो। 30 √3/2 एंड 30/2 जे कैप, साइन 30 1/2 हो जाएगा। यू विल गेट 15 √3 आई कैप 15 जे कैप। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक और दे रहा हूं, एक और करो। एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं। फाइंड आउट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये इस साल आएगा, ध्यान देना, इस साल आएगा ये चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी वो क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर whose magnitude is 10⁻⁶ न्यूटन पर यूनिट कूलम। ध्यान से समझना है, डरने की जरूरत नहीं कि सर ये क्या बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। whose magnitude is 10⁻⁶ न्यूटन पर यूनिट कूलम, ये यूनिट है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग। अब मैं 3-4 डायरेक्शन दे रहा हूं, आप खुद बताओगे, ठीक है ना। पहला एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग 60 डिग्री with the x axis, y axis, ये 3 बता दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। अगर डायरेक्शन x डायरेक्शन में होती तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होता, अगर 60 डिग्री पर होगी तो कितना होगा, और अगर y एक्सिस की तरफ होगी तो कितना होगा। अगर x एक्सिस की तरफ होगी तो बताएगा कोई कितना होगा। अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये ई वेक्टर है, ऐसे सोच लो, ठीक है, क्या होगी बताएगा कोई। बहुत बढ़िया, 10⁻⁶ आई कैप हो गया। 10 कैसे रिप्रेजेंट करोगे ई वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब दोनों चीज दी हुई है, मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁶, और डायरेक्शन दे रखी है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दे रखा है पहला, तो आई कैप हो गया 10⁻⁶ आई कैप न्यूटन पर यूनिट कूलम। ये पहला हो गया। दूसरा बता दो वाई एक्सिस की तरफ। बहुत बढ़िया, 10⁻⁶ जे कैप। जेड एक्सिस, सॉरी जेड नहीं,
along 60 degree with the axis. क्या होगा? हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस बना रही है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड है 10⁶, 60 डिग्री की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, cos 60 i कैप sin 60 j कैप। अब देखो ये बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट 11th से 12th में आ जाते हैं, लेकिन अगर वेक्टर्स के क्वेश्चन दूंगा ना तो धड़ाधड़ बनाते हैं, लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के दे दिए क्वेश्चन तो उन्हें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। करना वही है, कुछ नया नहीं है, वही चीज है, एज इट इज है, और कुछ नहीं है। ये आ गया 10⁶/2 i कैप √3j। हाँ, अब इसे फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है तो प्लीज सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 5 × 10⁵ i कैप √3j। तो ये कोई डिफिकल्ट चीज है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज थी ये, जो भी चीज अभी मैंने बताई है। नाउ अब मैं आगे चल रहा हूं, आगे क्या है, इफ नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्वेश्चंस मैं कल ही करवाऊंगा, आज बेसिक चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस तो कल ही होंगे, ठीक है ना, आज बेसिक चीजें करवा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कल मेन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो इफ वेक्टर इज गिवन, अगर वेक्टर दिया जाए, वेक्टर कैसे दिया जाएगा ध्यान देना, वेक्टर जो था ये था a cos थीटा i कैप a sin थीटा j कैप, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं a x i कैप a y j कैप। a x क्या है, a cos थीटा, इसको बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, और a sin थीटा ये क्या है, y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। अब क्या बोला जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सो इफ द वेक्टर इज गिवन, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वेक्टर दे दिया जाए इस तरीके से आई कैप प्लस 2j कैप, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब, पहले जो क्वेश्चन था वो पहले जो चीज थी वो दे रखी थी मैग्नीट्यूड और थीटा, थीटा दे रखा था ना, ये तो 0 डिग्री हो गया विद द एक्स एक्सिस, और ये हो गया 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा दे दिया जाए तो वेक्टर ऐसे निकालते थे, ये देखो वेक्टर ऐसे निकाला मैंने। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा क्या है, हाँ अभी देखते हैं। उल्टा ये है कि मैंने वेक्टर दे दिया और बोला बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ और थीटा बताओ। तो उल्टा प्रोसेस कैसे करेंगे, तो उल्टा प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है, अब देखो ध्यान से समझना, कौन मुझे बताएगा मुझे यहां पे कितने नोन है कितने अननोन है। यहां पे ना 4 क्वांटिटी है, देखो एक तो ए एक्स है, ए वाई है, ए है और थीटा है।
ये चार क्वांटिटी है। अब ध्यान देना, मुझे हमेशा ए एक्स और ए वाई दिया गया है इसमें। देखो, ए कॉस थीटा पता है, ए साइन थीटा पता है, ये दिया है मुझे, इट इज गिवन। ए एक्स और ए वाई दिया हुआ है, ध्यान देना, ए एक्स और ए वाई दिया गया है। जैसे यहाँ पे ए एक्स कितना है 1 और ए वाई कितना है 2, ये दिया हुआ है। और निकालना क्या है, ए और थीटा। तो ए और थीटा निकालना है, तो वो निकल जाएगा अगर इन दोनों इक्वेशन को यूज किया जाए। तो ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड एंड ऐड कर दूंगा, आई विल ऐड अप। तो देखो मुझे क्या निकल के आएगा अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं दोनों तरफ, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर दोनों में कर रहा हूं, ठीक है ना। ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ऐड अप। अब ऐड करना आता है आपको, अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों को ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, ये ऐसे मत कर देना कि सर आपने हमें तो कभी ऐसे बताया था, वो सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा हूं। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज दिस 1। तो 1 आया, इसका मतलब क्या आ गया, ए स्क्वायर आया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ए जो आया है वो आया है ऐसे। तो इससे बहुत अच्छी चीज क्या पता चलती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट। आप x कंपोनेंट का स्क्वायर करो, y कंपोनेंट का स्क्वायर करो, ऐड करो एंड रूट ले लो, तो इससे आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा किसका, ए वेक्टर का। तो अब हाँ बिल्कुल, एम जी कहां से आया, हाँ मैग्नीट्यूड है, ओके मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम करना है। अब आप बोलोगे कि सर आपने ए तो निकाल लिया, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, थीटा भी तो बताओ, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ध्यान से समझना, अगर ए इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो देखो क्या आता है, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, तो ये आएगा ए वाई बाय ए एक्स। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कभी पढ़ा होगा, टेन थीटा होता है। हाँ, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। इनवर्स ले लेना बस। अच्छा, अब इनवर्स क्या होता है, तो देखो इनवर्स क्या है, वो 12th का टॉपिक है, ठीक है ना। 12th में मैथ्स में जो है पढ़ाया जाएगा, बायो के जो स्टूडेंट है उनके लिए आप ऐसे सोचो, बस आपको यहां से 10 उठा के यहाँ पे 10 इनवर्स लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एंगल है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अपॉन x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखो ये डायरेक्शन दे रहा है, तो उल्टा प्रोसेस है ये। जहां तक मेरा ख्याल है आपको समझ में आया है कि अगर
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया जाए, मैग्नीट्यूड मतलब ए मैग्नीट्यूड और उसका थीटा दिया जाए, तो आप ये वाला प्रोसेस करोगे। दिस इज द प्रोसेस जो मैंने यहां पे प्रोसेस करके दिखाया आपको। लेकिन अगर उल्टा दिया जाए, वेक्टर दिया जाए, वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म दी जाए, तो उससे आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है और डायरेक्शन निकालने का ये तरीका। एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड आउट दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर्स। मैं 3-4 वेक्टर दे रहा हूं, आपको खुद निकालना है। जैसे फर्स्ट i प्लस जे, दूसरा i प्लस 2j, तीसरा √3i प्लस जे, चौथा 1/√3 √3/2j। ये वाला चलो ये मैं लास्ट वाला हटा रहा हूं, ये आप निकालोगे, ये हटा दे रहा हूं, इसकी जगह कुछ और लूंगा। ओके, किसी ने बता दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसे लिखने का तरीका क्या है, 1i कैप 1j कैप। तो झट से पता चल गया x कंपोनेंट है 1 और y कंपोनेंट है 1। आराम आराम से करो, ठीक है ना, क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, √2। हाँ, और डायरेक्शन क्या होगा, टेन थीटा होगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। अब देखो इसमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको पता है टेन थीटा जो है 1 होता है, तो थीटा कितना होगा 45। जब आपको एंगल ना पता हो तो टेन इनवर्स लिख सकते हो, तो ये 45 डिग्री डायरेक्टली। दूसरा x कंपोनेंट 1, बहुत बढ़िया, y कंपोनेंट 2, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 प्लस 4, 2 स्क्वायर यानी कि 4 कम्स आउट टू बी √5, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड है √5, और जो एंगल है वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू ay/ax कम्स आउट टू बी 2/1। तो अब इनवर्स ले लेना, थीटा आएगा tan इनवर्स 2, क्योंकि आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तीसरा x है, कंपोनेंट है √3, y कंपोनेंट है 1, है ना। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर आ गया 3, 1 का स्क्वायर है 1, √4 यानी कि 2, तो 2 मैग्नीट्यूड है इसका। और एंगल जो वो बनाएगा वो होगा ay/ax दैट इज 1/√3, और ये पता है आपको कौन सा एंगल के लिए होता है, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब एक और दे रहा हूं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाएगा, इफ दी
magnetic field is given by 2i cap plus 3j cap टेस्ला। ये मत सोचो कि ये सर ये क्या है, ये सोचो कि ये वेक्टर है। यस इट इज अ वेक्टर, इसकी यूनिट है टेस्ला। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड आउट दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। निकाल के दिखाओ। मैग्नीट्यूड इज √13 एंड डायरेक्शन इज tan इनवर्स 3/2। बहुत बढ़िया। तो जो वेक्टर है वो है 2i प्लस 3j। तो इसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो होगा अंडर रूट, अलग से लिख देता हूं, ये है x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 9 रूट 13, and the angle is tan theta is equal to by bx, that is 3/2 tan इनवर्स 3/2। तो देखो बहुत इजी था, कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब आपको आता है 11th तक, ये वही चीज मैंने आपको बताई है जो आपको आती होगी। इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये है, और दूसरा ये वाला जो ये मैंने पूरा बताया आपको कि वेक्टर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दी जाए तो वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं सबसे मेन टॉपिक पे। जो वेक्टर का सबसे मेन टॉपिक है वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान देना, यहां तक सभी को आता है, और ऐसा नहीं है मैं आपसे बोलूंगा कि क्या आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, सबको आता होगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस होंगे, कूलम फोर्स के क्वेश्चंस होंगे कल, कल परसों से, कल और अगली क्लास से जब भी होगा स्टार्ट, तो फिर क्या होता है कि कैलकुलेशन में फंसते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि ये चीजें ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब देखना, मैं अप्लाई करवाना सिखा रहा हूं, मैं इसका डेरिवेशंस नहीं करवाऊंगा, ध्यान देना, डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और उसे अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए, टू वेक्टर्स। इन जनरल वेक्टर को तो कितने भी वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो, 3-4 वेक्टर को भी ऐड कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ दो वेक्टर के लिए। इमेजिन इट समथिंग लाइक दैट, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये है दूसरा वेक्टर। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, ऐड करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, जब आपको कोई भी दो वेक्टर ऐड करना है, ये हो गया पहले वेक्टर का हेड एंड टेल,
और ये दूसरे वेक्टर का हेड है और ये टेल है। तो आप क्या करोगे, पहली वेक्टर की टेल को हेड के साथ अटैच कर देना। ये काम आपको करना है, ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप ये काम करोगे तो इन दोनों का जो वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जो ऐड करने के बाद तीसरा वेक्टर आएगा, वो कैसे निकलता है, दूसरे वेक्टर का टेल को पहले वेक्टर की हेड से ऐड कर देना, मतलब बना देना, एक वेक्टर बना देना जो दूसरे वेक्टर की टेल से पहले वेक्टर के हेड तक जाता हो। फिर समझो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हो। लेकिन मैं ध्यान देना, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज्यादा यूज नहीं करूंगा। इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इस ये बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं, मतलब ये इजी पार्ट है। मैं इससे कराऊंगा, कैसे कराऊंगा देखना, अभी समझना इस चीज को। तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये होता है कि दोनों वेक्टर पहले तो अच्छी तरीके से लगा दो, ओरिएंट कर लो। पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से अटैच कर दो। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ए और बी का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट भी बोल देते हैं, और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ये भी बोल देते हैं। वो कैसे निकालोगे, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से अटैच कर देना, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं इस वेक्टर को सी वेक्टर मानूं, ये वाला जो वेक्टर है इसे सी वेक्टर मानूं, तो सी वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसी का दूसरा रूप जो है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, क्या कहता है, ध्यान देना। इसी से मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाल रहा हूं, देखना। ये तो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर था। आप बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर लो, यहां लेके आ जाओ, और ए वेक्टर को भी ट्रांसलेट कर लो। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये अच्छा है, क्यों लगता है, देखो। अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, तो वो ये है, या एडिशन क्या है। रिजल्टेंट और एडिशन का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी adjacent sides of parallelogram formed by a vector and b vector, then its रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं और एडिशन भी बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर is given by result is given by diagonal between them। इन दोनों के बीच का जो डायगोनल है वो आपको रिजल्टेंट देगा। जैसे ध्यान से समझना, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है बी। तो इन दोनों से बनने वाले पैरेललोग्राम का जो इन दोनों के बीच का डायगोनल होगा वो होगा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालोगे आप, तो ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos ऑफ, ये थीटा जो है, थीटा जो है मैं स्पेशली लिख रहा हूं यहां पे, थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा इज द स्मॉलर एंगल between the two vectors after joining its tail। ध्यान देना सब, तो ये बैकग्राउंड जो है बंद कर दो, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों की टेल को एक जगह लेके आना है। अगर आप ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेल, एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से ऐड कर लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पे आते हो तो ये अलग केस है, ये अलग जगह तरीके से लगता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर की टेल को एक जगह लगाना पड़ेगा। अब होता क्या है, इसमें दो एंगल बनते हैं। अगर ये थीटा ले रहा हूं, ये थीटा है, तो ये एंगल होगा 360 माइनस थीटा। तो आप हमेशा कौन सा एंगल लोगे, जो एंगल छोटा है। थीटा अभी आप देख रहे हो कि थीटा जो है छोटा एंगल है ना, 360 माइनस थीटा भी बड़ा एंगल है, तो बड़ा नहीं लोगे, छोटा एंगल लोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर से लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये आएगा कैसे, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा, थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आफ्टर जॉइनिंग इट्स टेल। ये है डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो डायरेक्शन है ये, ध्यान देना, ये होगी डायरेक्शन। क्योंकि अगर आप इसे एक्स एक्सिस मानो और इसे वाई एक्सिस मानो, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका एंगल एक्स एक्सिस से जो बना रहा है वो है बीटा। अब किसी को याद है टेन बीटा कैसे निकालते थे, प्लीज यहां पे ये मत कर देना ए वाई बाय ए एक्स, नहीं, ये तब यूज होता है जब एक वेक्टर दिया हुआ है, यहां पे ये नहीं चलेगा। यहां पे फॉर्मूला होता है, एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, किसी को याद है क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये था। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यूज हो गए हैं, ध्यान देना। 12th में इसका भरमार है क्वेश्चंस की, अगर ये आपको आता है तो आप बहुत कुछ कर लोगे। हाँ बिल्कुल सही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करें इसे, है ना, इसके स्पेशल केस बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई कराना सिखा देता हूँ, ठीक है ना, स्पेशल केस अभी करवाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 8, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये ए मान लो ताकि क्लियरिटी रहे, ठीक है ना, ये बी है। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है,
फाइंड आउट दी रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आउट दी रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, तो इसी को कई बार ऐसे बोल देते हैं कि इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन निकाल लो। अब इसके दो तरीके बता देता हूं मैं। पहला यूजुअल तरीका ये था, देखो कौन मुझे बता देगा। यूजुअल तरीका ये है, लेकिन आप इससे नहीं करोगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। यूजुअल तरीका ये है, देखो कौन बताएगा ए वेक्टर क्या होगा। ए टाई कैप सही है ये, देखो जरा। इज इट करेक्ट? ए वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ये क्या होगा, ए टाई कैप। और बी वेक्टर जो होगा वो होगा, ध्यान देना, 6 cos 60 आई कैप sin 60 j कैप। व्हाट इज cos 60? हाफ sin 60 √3/2 j कैप। 6 को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3 आई कैप 3√3 j कैप। यूजुअल तरीका है ये, लेकिन आप इससे नहीं करोगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप कैसे करो, कैसे कर सकते हो। आप ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वेक्टर बताओ, इन दोनों से बनने वाला जो वेक्टर है वही रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर भी पता है और बी वेक्टर भी पता है, डाल दो। 8 आई कैप 3 आई कैप 3√3 j कैप। 8 आई कैप और 3 आई कैप मिलके क्या बना देंगे, 11 आई कैप। अब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया जरा बताना। ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको बताया था। ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27। तो आंसर क्या आ गया, √148। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, टेन थीटा से ए वाई बाई ए एक्स 3√3/11। ये यूजुअल मेथड है, बट देखो ये बहुत बड़ा है, देखो कितना बड़ा है ये। इतना बड़ा नहीं करना होता, इतना बड़ा करूंगा तो फिर तो टाइम लगेगा। तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। सेकंड मेथड है ये, ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत इजी हो जाता है। अब मैं कैसे निकालूं, पहले वाले वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है 8 और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6, और दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है, ध्यान देना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या दोनों की टेल मिली हुई है। यस, दोनों की टेल मिली हुई है, देखो पहले से मिली हुई है। और दोनों के बीच में कितना एंगल है, छोटा एंगल 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट होगा ये, और ये बीटा जो है उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अब ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लो, ये वाला और ये वाला। बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू 6 cos 60। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36। हाँ देखो आ गया, ये हो गया कितना, 2 इंटू 48 cos 60, कभी पढ़ा होगा 1/2 होता है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया,
अंदर अब क्या बच रहा है? 64, 36 प्लस 48, कितना आया आंसर? 148। हाँ, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। देखो क्या टाइम लगा? नहीं। अगर ये कैलकुलेशन करनी आती है, छोटा सा कैलकुलेशन करनी है, हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालें? तो अब डायरेक्शन निकालोगे टेन बीटा से। टेन बीटा क्या होगा? बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है ना? तो बी, बी कितना है? 6। साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। ए 6 कॉस 60। साइन 60 आपको पता है √3/2 है। कॉस 60 हाफ है। तो ये जाएगा 3 से, ये जाएगा 3 से, ऊपर बचेगा 3√3, नीचे आएगा 8 प्लस 3 दैट इज 11। ये तो दोनों मेथड आपको मैंने बताए हैं। ये फर्स्ट तरीका है, ये दूसरा तरीका है, लेकिन मैं पहला तरीका यूज नहीं करता हूं कभी भी। पहला तरीका लंबा हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने आपसे आपको 4 वेक्टर दे दिए, 5 वेक्टर दे दिए, तो आप फंस जाओगे, बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, अभी 2 मिनट है, 2-3 मिनट है, बल्कि आप ही मुझे निकाल के दिखाओगे। स्पेशल केसेस कल करवाऊंगा, ठीक है? ये आप मुझे बताओगे। पहला वेक्टर मैग्नीट्यूड है 6, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। ध्यान देना, मैं पहले ही दोनों की टेल को मिला के दे रहा हूं आपको। आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले। अगर नहीं दी जाए तो पहले टेल मिला लोगे, ठीक है? तो ये तो इजी है आप पर। लगाइए फॉर्मूला। क्या आ रहा है बताएगा कोई? 5। ओके, तो पहले तो ये चीज समझ लो कि पहले चेक कर लेना कि दोनों वेक्टर की टेल मिली है कि नहीं। बिल्कुल मिली हुई है। और दोनों के बीच में छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला छोटा एंगल है, देखो 120 डिग्री। दूसरे वाला बड़ा एंगल है ना? तो ये 120 डिग्री हो गया। तो रिजल्टेंट जो होगा वो यहां कहीं जाएगा, देखो ऐसे। इन दोनों से बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल, इन दोनों के बीच का डायगोनल, ठीक है ना? ये बी है, सॉरी देखा नहीं मैंने, ये बी है। इन दोनों के बीच का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर होगा 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 × 6 cos 120
ये आएगा 36 प्लस 9 2 इंटू 18 cos 120 अगर याद होगा कभी -1/2 होता है। 2 कैंसल आउट हो गया, बचा कितना 36 प्लस 9 -18 कितना आ रहा है +9 -18 -9 हो गया एंड 36 -9 होता है 27 तो √27 है। हाँ √27 दैट इज 3√3 ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 3√3। अब डायरेक्शन बता दो, ये डायरेक्शन है बीटा, तो tan बीटा जो होगा वो होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हाँ ये तो b यहां पे क्या है 3, b is 3 sin 120 a क्या है, व्हाट इज a is 6 sin 120 क्या होता है √3/2 और cos 120 क्या होगा -12। ये हो जाएगा 3√3/2 30 डिग्री आ रहा है, चलो देख लेते हैं। और ये आएगा आपका 6 माइनस √3/2 एलसीएम लेना पड़ेगा बस आपको यहाँ पे। एलसीएम जो आएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 3/2। 2 कैंसल आउट हो गया, 3√3 नीचे बचा 9, ये 3 से जाएगा और √3 से चले जाएगा तो √3 बच जाएगा नीचे। तो आंसर आया आपका tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3 और बीटा क्या आ गया 30 डिग्री। बहुत सिंपल, चलो 30 डिग्री आ गया, तो ये एंगल 30 डिग्री है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आया है 3√3 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जो है वो 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक मेरा ख्याल है आज जितना मैंने करवाया है आपने मैक्सिमम चीजें की हुई हैं इसमें। ठीक है, कल हम मैक्सिमम ये करेंगे, ठीक है ना, पैरेललोग्राम ब्लॉक वेक्टर एडिशन ये क्वेश्चंस करेंगे। किस किस तरीके से दो वेक्टर को ऐड करना सिखाया है, कल मैं आपको 4 5 6 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, उनका रिजल्ट निकालते हैं, वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए 11th का काफी है, विल स्टार्ट एट 5। ठीक है ना, 5 बजे मैं 12th स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ओके। ओके ठीक है, मुझे रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है।